श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम मनीष शर्मा और आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से यह समझेंगे कि यण संधि क्या सूत्र है, इसके अंदर हम क्या कार्य करते हैं। यह सूत्र अच संधि के अंतर्गत आने वाला सूत्र है। अब अच संधि क्या होती है, तो अच माने स्वर। स्वर, दो स्वरों के बीच में जब विकार उत्पन्न होकर के जब उनको जोड़ते हैं तब उनके बीच में मध्य में एक विकार उत्पन्न होता है। तो वह विकार क्या होता है, वो अलग अलग प्रकार का विकार होता है। हम अपनी कक्षा में देख समझेंगे कि वह विकार कितने प्रकार का होता है। और अब हम जो एक उनमें से सभी विकारों में से एक विकार के बारे में हम समझेंगे। जो सूत्र होगा, कार्य होगा इको एनर्जी सूत्र के द्वारा। इको एनर्जी सूत्र के ऊपर चलते हैं। सूत्र है हमारा इको एनर्जी। यह सूत्र यण संधि करता है। यण संधि अर्थात अभी हम इसका अर्थ जब पूरा समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि यण क्या होता है। चलिए अब इस इको एनर्जी सूत्र के ऊपर समझते हैं। इस इको एनर्जी सूत्र में 3 पद हैं। इस सूत्र को सूत्रच्छेद करके हम समझते हैं कि वो 3 पद क्या क्या हैं। पहला पद है इकहा। इकहा इस पद में षष्ठी एक वचन में प्रयोग है। दूसरा पद है यण। इसमें प्रथमा एक वचन में प्रयोग किया गया है इस पद का। और तीसरा है अचि, सप्तमी एक वचनम। इस सूत्र में 3 पद हैं, इकहा, यण और अचि। इकहा का क्या अर्थ होता है, यण का क्या अर्थ होता है और अचि का क्या अर्थ होता है, हम सभी समझेंगे। अब हम समझते हैं सूत्रार्थ। इकहा माने क्या होता है। इकहा अर्थात ई उ री री। एक से आपको ई उ रिल री को समझना है। अब ई उ रिल री के स्थान पर आपको या व र ल होता है। ई उ रिल री के स्थान पर या व र ल होता है, अर्थात ई उ रिल री को हम कन्वर्ट कर देंगे, या व र ल में कन्वर्ट कर देंगे। पर कब करेंगे। अची, अची माने होता है अच। अची माने अच, अच के परे होने पर। अच अर्थात स्वर के परे होने पर। परे मतलब क्या होता है, बाद में होने पर। स्वर हमारा यदि बाद में होगा तो ई उ रिल री के स्थान पर हम या व र ला कर देंगे। इसका संस्कृत सूत्रार्थ है इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायाम। अभी कुछ लोगों के मन में होगा ये संहितायाम क्या है। संहितायाम अर्थात जब वर्ण, दो पद बहुत ही समीप में होते हैं, 2 पद बोले या वर्ण बोले, जब अत्यंत समीप होते हैं तो उनकी संहिता संज्ञा होती है। जब तक 2 वर्ण या 2 पद समीप में नहीं आएंगे तब तक उनके बीच में संधि नहीं हो सकती है। इसलिए संहिता संज्ञा पहले करते हैं। संहिता संज्ञा का सूत्र है हमारा परः सन्निकर्षः संहिता। यह सूत्र है हमारा। अब चलिए आगे चलते हैं हिंदी अनुवाद पे। इक अर्थात ई उ रिल री के स्थान पर यण अर्थात य व र ल होता है अच परे होने पर। अब इक में देखिए ई उ रिल री आते हैं, पर ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, उ के स्थान पर क्या करेंगे, री के स्थान पर क्या करेंगे, री के स्थान पर क्या करेंगे। अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए और आगे चलते हैं। अब हमारा शब्द है ई। जो आपको ई उ रिल री जो आपका होगा वो होना चाहिए पूर्व में। जो आपका जो पहला पद है उस पद के अंतिम वर्ण होना चाहिए आपका ई। उस ई के बाद में असवर्ण स्वर परे होने पर, क्या परे होने पर, असवर्ण स्वर। अब ये असवर्ण स्वर क्या होता है, तो असवर्ण स्वर को समझने से पहले आपको समझना होगा सवर्ण क्या होता है। सामान्य समझते हैं। सवर्ण मान होता है जैसे ई है तो ई का सवर्णी होगा ई, उ का सवर्णी होगा उ, री का सवर्णी होगा री और री का सवर्णी होगा री। तो इसलिए आप सभी को इतना समझना है। तो असवर्ण माने जो आपका सवर्णी है ई, उसको छोड़ करके, अर्थात पूर्व वाले पद में ई होना, पूर्व वाला वर्ण आपका ई होना चाहिए और उसके बाद वाला वर्ण ई को छोड़कर यदि कोई भी स्वर होगा तो पूर्व वाले ई के स्थान पर हम या कर देंगे। अब वो पूर्व वाला ई आपका चाहे ह्रस्व हो चाहे आपका दीर्घ हो, ये मायने नहीं रखता है। हमको पूर्व, ह्रस्व और दीर्घ दोनों के स्थान पर हम या करेंगे। कब,
असवर्ण स्वर के परिवहन पर। असवर्ण स्वर अर्थात सवर्ण माने ई और उस ई को छोड़ करके सभी स्वर अर्थात अ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन सभी के परे होने पर ई के स्थान पर या कर देंगे। इसी प्रकार आपको उ में भी समझना है। उ में उ का असवर्ण स्वर क्या, सवर्ण स्वर क्या होगा? उ, और उस असवर्ण स्वर को छोड़कर ही उ के स्थान पर वा करना है। तो अब अ, ई, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये आपके इन वर्णों के स्वरों के परे होने पर आपको उ को कन्वर्ट कर देना है वा में। उ आपका ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के स्थान पर करना है। उसी प्रकार री में भी री और दीर्घ री दोनों के स्थान पर हम कर देंगे र करेंगे। कब? असवर्ण स्वर परे होने पर, अर्थात री को छोड़कर यदि कोई भी स्वर हमारा बाद में होगा तो हम री के पूर्व वाले री के स्थान पर र कर देंगे। उसी प्रकार री में भी समझना है कि री के बाद में कोई भी असवर्ण स्वर परे होगा तो री के स्थान पर ल आदेश कर देंगे। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अभी तक तो हम समझ रहे थे। अब प्रति प्लस एकम। अब आप प्रति प्लस एकम में देखिए कि प्रति में आपका शब्द है एक ई, तो जब हम प्रति को अलग कर देते हैं, तोड़ते हैं, तो प्रत प्लस ई को जैसे ही हमने अलग किया तो प्रत ई एकम। अब बताइए, देखिए पूर्व जो पद है आपका ई, इस पूर्व पद का ई अंतिम वर्ण है, तो इस ई के बाद में आपका क्या स्वर है? ए। ई के बाद में ए है और ये जो ए है ये असवर्ण स्वर है, अर्थात ई को छोड़कर सारे स्वर ई के लिए क्या है? असवर्ण है। तो असवर्ण स्वर के परे होने पर हमने ई के स्थान पर या कर दिया, तो हमारा बना प्रत प्लस या प्लस एकम। अब इसको जोड़ेंगे तो प्रत में या जुड़ते ही बनेगा प्रत्यय और एकम जुड़ते ही बना प्रत्येकम। इसी प्रकार नदी में देखिए कि पूर्व वाला आपका पद है नदी और बाद वाला पद है आपका अत्र, नदी प्लस अत्र। अब नदी में आपका जो दीर्घ ई है, इस दीर्घ ई के बाद में अत्र का जो आ है, उस आ को देख करके हम इस ई को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? या में। बाद वाले स्वर को देख करके, असवर्ण स्वर, बाद वाले असवर्ण स्वर को देख करके ई के स्थान पर हमेशा या होता है। तो नदी में ई है, तो जब नदी के ई को अलग किया तो नद प्लस ई प्लस अत्र। अब ई के स्थान पर हमने या कर दिया तो आपका बना नद या अत्र और जोड़ दिया तो नद्यत्र। आगे चलते हैं हम। मनु अंतरम। मनु में उ है। अब हमने ई का उदाहरण समझ लिया, ह्रस्व ई का भी उदाहरण समझा और दीर्घ ई का भी उदाहरण समझा। अब मनु में हम ह्रस्व उ का उदाहरण समझेंगे कि पूर्व पद में आपका उ है। यही बात याद रखिएगा, जो आपके ई उ रिल री होने चाहिए ये पूर्व पद के अंतिम वर्ण ही होने चाहिए। तो मनु में जो आपका जो उ है, उस उ के बाद में देखिए अंतरम का जो आ है ये असवर्ण स्वर पर में है। उ का सवर्ण स्वर क्या होता है? उ। तो बाद में उ तो नहीं है, इसलिए असवर्ण स्वर पर में होने के कारण जो मनु में जो उ है इसको क्या करें? उ के स्थान पर व करेंगे। तो मनु में जो उ उसको अलग करा तो मन प्लस उ प्लस अंतरम। उ के स्थान पर व करने पर मन व अंतरम और जोड़ने पर क्या बन गया? मनवंतरम। इसी प्रकार अब दीर्घ उकार का समझते हैं। वधु प्लस आगमनम। वधु में देखिए दीर्घ उ है आपका, इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घ उ। हमेशा ई उ रिल री आपका पूर्व पद में क्या अंतिम वर्ण ही होना चाहिए। और जैसे ही उसके बाद में आपको स्वर मिलेगा, तो स्वर है यहाँ पर हमारा आ, तो हम उ को कन्वर्ट कर देंगे व में। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ला होता है। इस क्रम से, इस कारण उ के स्थान पर हमने उ को अलग किया तो वध प्लस उ प्लस आगमनम। तो आ हमारा क्या बना? उ को व करने पर वध प्लस व प्लस आगमनम, जोड़ने पर क्या बना? वध्वागमनम। उ के स्थान पर व कर दिया इसलिए वध्वागमनम। आगे चलते हैं। पितृ इच्छा। अब देखिए कि पितृ में जो आपका अंतिम वर्ण क्या है? री। इस री को हम अलग कर देंगे तो पित प्लस री। इस री के बाद में इच्छा का जो ई है, इस ई को देख करके बाद में होने के कारण
इस ई को देख करके री को कन्वर्ट करेंगे हम रा में, तो हमारा क्या बनेगा, पित्त री प्लस इच्छा था, तो अब री को जब रा में कन्वर्ट कर दिया तो पित्त र इच्छा, तो पित्त में रा को जोड़ेंगे तो पित्र प्लस इच्छा पितृच्छा। इसी प्रकार घसलरी प्लस आदेश, घसलरी में जो अंतिम वर्ण है वो है आपका स्वर क्या है, री। ये री भी हमारा एक स्वर होता है, इसको इस प्रकार नहीं समझना है कि ला है और उसमें री है, तो री को हम रा कर देंगे तो रा बन जाएगा। ये री ही पूरा आपका एक स्वर है। घस प्लस री प्लस आदेश करा हमने, अलग करने पर हमारा ये बना। अब री के स्थान पर हमने पढ़ा था कि री के स्थान पर ला होता है, तो घस प्लस ला प्लस आदेश, और क्या बना हमारा, घसला देश। घसला देशा, घस में ला जोड़ने पर घसल और आदेशा जोड़ने पर घसला देशा बना। ये देखिए यहां ध्यान रखिएगा दिमाग में कि जो ली है हमारा, इस ली का उदाहरण आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम। ज्यादातर जो उदाहरण मिलते हैं ई उ री के स्थान पर री के मिलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ई उ री के ज्यादा मिलेंगे, इस कारण ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रा आपको कन्वर्ट करना है। पर कन्वर्ट करने की भी तभी करेंगे आप जब कन्वर्ट, जब इन तीनों वर्णों ई उ री के बाद में कोई भी स्वर होगा तो, और वो भी स्वर कैसा होना चाहिए, असवर्ण स्वर। अर्थात ई है तो ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, ई को छोड़कर सारे स्वर, कोई भी स्वर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे बाद में ह्रस्व ई हो चाहे बाद में दीर्घ ई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद वाला स्वर होना चाहिए पर असवर्ण स्वर होना चाहिए। ऊ के हिसाब से यह समझना है, ऊ को छोड़ करके, ऊ का सवर्ण स्वर ऊ को छोड़ करके बाद में कोई भी स्वर हो, ठीक है। तो ये हमने यण संधि के बारे में पढ़ा। अब देखिए उदाहरण, अन्य उदाहरण है यदि प्लस अपि, इससे जोड़ करके आप उदाहरण घर पे बैठ के करा सकते हैं। तो यदि अपि को जोड़कर क्या बनेगा, ये सब आप करिएगा घर पे बैठ करके, ठीक है। और भी उदाहरण है आपके लिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके अन्य उदाहरण हो गए, ठीक है। आशा है कि आपको यह सूत्र समझ में आया होगा। इस सूत्र के अंदर कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो, उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।